Welcome to Baby Toon. एक समय की बात है, मेदिनीपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ पर राजा सूर्यसेन राज किया करते थे। राजा सूर्यसेन का एक पुत्र था, उसका नाम राजकुमार तरुण था। तरुण बहुत ज्यादा साहसी और बुद्धिमान था। राजा तरुण से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, तरुण नगर के एक सुंदर बगीचे में पहुँचा। अरे वाह, इतना सुंदर बगीचा है। यहाँ पर इतने सारे सुंदर फल और फूल हैं। काश काश यही मेरा घर होता। मैं हर सुबह उठता और इस सुंदर दृश्य को देखता। तभी तरुण की नजर उस सुंदर राजकुमारी पर पड़ी, नगर के बगीचे में जो टहल रही थी। वो खुशमिजाज राजकुमारी फूलों को देखकर ऐसे मुस्कुराती है मानो उसने पहली बार फूल देखे हो। राजकुमार को वो बहुत पसंद आई। एक तो ये सुंदर बगीचा और उसमें भी इतनी सुंदर राजकुमारी। क्यों न मैं इसका परिचय ही पूछ लूं। राजकुमार तरुण तुरंत ही उस राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने भी राजकुमार को देखा। राजकुमार ने बातचीत करना प्रारंभ किया। तुम्हारा क्या नाम है सुंदर युवती? तुम किस देश से आई हो और यहाँ हमारे नगर के बगीचे में क्या कर रही हो? राजकुमारी कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। राजकुमार को लगा कि वो बहुत घमंडी राजकुमारी है। राजकुमारी ने बगीचे से एक फूल तोड़ा और राजकुमार को दिया। अरे, मैंने तो इसका नाम पूछा, ये मुझे फूल क्यों दे रही है? राजकुमार चुपचाप राजकुमारी से फूल ले लेता है। ये बताओ कि तुम किस नगर में रहती हो? तुम्हारे नगर का नाम क्या है? राजकुमारी बादलों की ओर देखती है और इससे पहले कि राजकुमार उससे कुछ और प्रश्न करता, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। कितनी घमंडी राजकुमारी है। इसने मेरे एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। राजकुमार चुपचाप राजकुमारी के द्वारा दिए गए फूलों को लेकर अपने महल वापस आ जाता है और बार बार फूलों की ओर देख रहा होता है। तभी राजकुमार का मित्र हीरामन वहाँ पर आ जाता है। क्या बात है मित्र, जब से तुम बगीचे से वापस आए हो तब से बहुत खोए खोए से लग रहे हो। सब कुशल मंगल तो है? आज मुझे नगर के बगीचे में एक अजीब राजकुमारी मिली। जब मैं उसका नाम पूछा तब उसने मुझे एक फूल तोड़ कर दे दिया। अरे हाँ मित्र, वो बहुत सुंदर थी। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ। और तो और, जब मैंने उससे उसके नगर का नाम पूछा तो उसने बादलों की ओर देखा और चुपचाप वहाँ से चली गई। अरे बुद्धू मित्र, इतना भी नहीं समझते। उस राजकुमारी ने तुम्हें फूल दिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसका नाम फूलवंती हो सकता है। फूलवंती? ये तो बहुत ही सुंदर नाम है, लेकिन बादलों की ओर देखने का क्या अर्थ हो सकता है? जब तुमने नगर का नाम पूछा तब उसने बादलों की ओर देखा। इसका अर्थ ये है कि उसके नगर का नाम बादलपुर रहा होगा। ऐसा हो सकता है। अरे मित्र, तुम तो सचमुच में बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मैं उस राजकुमारी से एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं मित्र, हम इस प्रकार उससे नहीं मिल सकते। हमें बादलपुर का रास्ता नहीं पता। इस प्रकार अनजाने में कहीं भी जाना उचित नहीं है। राजकुमार तरुण अपने मित्र से बादलपुर नामक नगर को खोजने की जिद करता है। आखिरकार उसका मित्र हीरामन तैयार हो जाता है। दोनों किसी को बिना बताए अपने नगर से बाहर निकल जाते हैं। मित्र, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। तुम तो एक राजकुमार हो, लेकिन अगर महाराज को पता चला तो वो निश्चित ही हमें बहुत बड़ा दंड देंगे। तुम चिंता मत करो, हम केवल एक बार राजकुमारी से मिलकर लौट आएंगे। हीरामन और तरुण घने जंगलों के रास्ते से होते हुए एक नगर पहुंचते हैं। लगता है यही बादलपुर है। मैं किसी से पूछ लेता हूँ, कोई न कोई हमें अवश्य बता देगा कि ये कौन सा नगर है। अरे सुनो भाई, इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम बादलपुर है। यहाँ कोई राजकुमारी रहती है क्या?
राजकुमारी का नाम सुनते ही गांव के व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल डर जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे, इस व्यक्ति को क्या हुआ? ये इस प्रकार डर क्यों रहा है? चलो, हम राजकुमारी का पता किसी और से पूछ लेंगे। वो रही दासी, लगता है वो महल से आ रही है। वो जरूर हमें राजकुमारी तक पहुंचा देगी। सुनो दासी, हमें राजकुमारी फूलवंती से मिलना है। उन तक एक बहुत जरूरी संदेश पहुंचाना है। बताओ क्या संदेश है? मैं राजकुमारी तक पहुंचा दूंगी। राजकुमारी दासी को एक पत्र देता है और कहता है कि इसे राजकुमारी फूलवंती के हाथ में ही देना। दासी वो पत्र लेकर राजकुमारी के पास जाती है। वो राजकुमारी को पत्र दे देती है। राजकुमारी जी, ये विशेष पत्र आपके लिए आया है। योजना की पहली सफलता। राजकुमारी मुस्कुराती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। वो दासी को 5 पत्थर देती है। ठीक है राजकुमारी, आप जैसा कहे मैं ये पत्थर संदेश के रूप में उन दोनों युवकों तक पहुंचा दूंगी। दासी 5 पत्थर लेकर आती है और राजकुमार और उसके दोस्त को दे देती है। बड़ी अजीब राजकुमारी है। जिस दिन मुलाकात हुई थी कुछ नहीं बोली और आज संदेश के रूप में पत्थर भिजवा रही है। मित्र, ध्यान से देखो, राजकुमारी ने 5 पत्थर भिजवाए हैं। इसका अर्थ है कि राजकुमारी तुमसे 5 दिन बाद मुलाकात करेंगी। सुनो दासी, तुम्हारी राजकुमारी बात नहीं करती क्या? इस प्रकार इशारों इशारों में बात करने का क्या अर्थ है? अब राजकुमारी की बातें तो राजकुमारी ही जानेंगी। आज तक कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया है। इसका मतलब राजकुमारी गूंगी है। बेचारी इतनी सुंदर है फिर भी बोल नहीं सकती है। राजकुमार और उसका दोस्त साधारण वेश में उस नगर में 5 दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं। 5 दिनों बाद राजकुमार राजकुमारी से मिलने जाता है। मेरी प्रतीक्षा करना मित्र, मैं जल्द ही राजकुमारी से मिलकर लौट आऊंगा। अपना ध्यान रखना, मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राजकुमार नदी के किनारे जाता है। वहाँ पर सुंदर वृक्ष होता है। राजकुमारी वहाँ बैठी होती है और उसके सामने तरह तरह का भोजन होता है। सुंदर राजकुमारी, मैंने सुना है कि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। राजकुमारी इशारे से राजकुमार को बैठने के लिए कहती है। वहाँ पर तरह तरह का भोजन देखकर राजकुमार को लगता है कि ये सब कुछ राजकुमारी ने इसके स्वागत में रखा है। तुमने मेरे स्वागत के लिए इतना सारा भोजन तैयार कराया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भोजन खाना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे वो भोजन खाता है राजकुमारी हंसती मुस्कुराती है और आखिरकार भोजन समाप्त हो जाने के बाद राजकुमारी जोर से हंसती है, लेकिन राजकुमार वहीं पर बेहोश हो जाता है। आखिरकार मेरी योजना सफल हो गई। 101 बार राजकुमार बलिदान देने के लिए तैयार है। राजकुमारी का रूप बदल जाता है। वो एक जादूगरनी बन जाती है। 2 सैनिक आते हैं और राजकुमार को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाते हैं। उधर हीरामन राजकुमार की प्रतीक्षा में बहुत परेशान होता है। न जाने राजकुमार कहाँ रह गए। मुझे उस दासी से पूछना चाहिए कि आखिर राजकुमारी अब तक लौटे क्यों नहीं। हीरामन राजकुमार को यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन जब राजकुमार का कोई पता नहीं चलता है तब आखिरकार हीरामन को अपने नगर वापस आना पड़ता है। कहो हीरामन, कैसे हो और राजकुमार कहाँ हैं? मैं देख रहा हूँ तुम दोनों मित्र जरूर मुझसे छुपाकर कोई कार्य कर रहे हो। क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजकुमार का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तुम कैसी बातें करते हो? राजकुमार तरुण कहाँ है? हीरामन राजा को उसे राजकुमार के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो और राजकुमार दोनों बादलपुर गए थे। ये तुम दोनों ने क्या किया? तुमको बादलपुर के बारे में कुछ पता भी है? वहाँ की राजकुमारी बहुत बड़ी जादूगरनी है
वो सबको अपने वश में कर लेती है। महाराज, हमें राजकुमार को बचाना होगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो जादूगरनी राजकुमार को समाप्त कर सकती है। बादलपुर जादू का एक नगर है, वहाँ सब कुछ एक छलावा है। अरे एक बार जो राजकुमारी के चंगुल में आ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं राजकुमार को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। मुझे राजकुमार को बादलपुर नहीं जाने देना चाहिए था। मैं उन्हें वहाँ से वापस जरूर लाऊंगा। इतना कहकर हीरामन वहाँ से चला जाता है। वो राजकुमार को वापस लाने का उपाय खोजने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। साधु महात्मा, हमारे नगर के राजकुमार तरुण बादलपुर के जादू नगर में फंस गए हैं। एक जादूगरनी ने उन्हें कैद कर लिया है। उन्हें बचाने का कोई उपाय बताइए साधु महात्मा। पुत्र, बादलपुर बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ की जादू को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ का जादू तोड़ने के लिए आपको बहुत साहस जुटाना होगा। मैं राजकुमार तरुण को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ साधु महात्मा। कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे बादलपुर का जादू खत्म किया जा सके। बादलपुर की जादू को खत्म करने के लिए तुम्हें पश्चिम दिशा की पहाड़ी से जादुई तलवार लेकर आनी होगी। अगर तुम जादुई तलवार लाने में सफल रहे तो उस राजकुमारी का अंत हो जाएगा। राजकुमार मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे पुत्र, उस तलवार की रक्षा एक भयानक शेर कर रहा है। मैं सभी मुश्किलों का सामना करूंगा साधु महात्मा, लेकिन अपने राजकुमार को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, राजकुमार की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। साधु की बातें सुनकर हीरामन जंगल में पश्चिम दिशा की ओर निकल जाता है। वो एक पहाड़ी पर पहुंचता है। वहाँ पर जादुई तलवार रखी होती है। आखिरकार जादुई तलवार मिल ही गई। अब मैं इस तलवार से राजकुमार को मुक्त कर सकूंगा। जब तक राजकुमार मुक्त नहीं हो जाते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हीरामन जैसे ही तलवार उठाने लगता है वहाँ पर एक भयानक शेर आ जाता है। शेर को देखकर हीरामन बिल्कुल डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तुम मेरी आज्ञा के बिना इस जादुई तलवार को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं इस जादुई तलवार का रक्षक हूँ। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। देखो, मुझे इस तलवार की बहुत आवश्यकता है। मुझे मेदिनीपुर के राजकुमार की जान बचानी है। बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर अपने अंगों की बलि चढ़ानी होगी। अगर तुम अपना एक हाथ काट कर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये जादुई तलवार ले जाने दूंगा। हीरामन थोड़ी देर सोचता है। वो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। वो अपने अंगों की बलि लेकर तलवार ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, ये लो, मेरा हाथ काट लो, लेकिन मैं ये तलवार लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। हीरामन की ऐसी बातें सुनकर शेर को उसके ऊपर बहुत दया आती है। वो सोचता है कि ऐसा निस्वार्थ मनुष्य तो आज तक नहीं देखा। मैंने ऐसा निस्वार्थ मनुष्य आज तक नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी मित्रता देखकर मैं भावुक हो गया हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम ये जादुई तलवार लेकर जा सकते हो।
इस प्रकार हीरामन शेर से वो जादुई तलवार ले लेता है। वो तलवार लेकर बादलपुर पहुंचता है। राजकुमारी अब जादूगरनी बन चुकी होती है। हीरामन देखता है जादूगरनी राजकुमार के ऊपर जादू कर रही होती है। तो अपने मित्र को बचाने के लिए तुम भी आ गए। लगता है राजकुमार के साथ साथ तुम्हारी भी बलि देनी होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमार की कोई गलती नहीं है। तुम उन्हें यहाँ से जाने दो। तुम एक दुष्ट जादूगरनी हो। तुमने राजकुमार पर जादू करके उनको मोहित कर दिया था, लेकिन अब मैं राजकुमार को बचाने के लिए आ गया हूँ। राजकुमार की बलि के बाद मैं इस विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और अपने जादूगर प्रियतम को वापस पा लूंगी। इस बलि के बाद मेरा 101 राजकुमारों की बलि देने का प्रण पूरा हो जाएगा। देखो जादूगरनी, मेरे राजकुमार निर्दोष हैं। तुम उन्हें यहाँ से जाने दो। तुम चाहो तो मेरी बलि दे दो। मैं स्वयं की बलि देने को तैयार हूँ। इससे तुम्हारा प्रण भी पूरा हो जाएगा और राजकुमार की जान भी बच जाएगी। नहीं, बलि तो राजकुमार की ही होगी। मैं अवश्य ऐसा करूंगी, क्योंकि बरसों पहले मेरे साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय का बदला मैं लेकर रहूंगी। बताओ, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था? आखिर तुम राजकुमार को क्यों मारना चाहती हो? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ राजकुमार को मारने के पीछे कारण क्या है। कुछ वर्षों पहले जब एक सुंदर राजकुमारी थी, देश भर के राजा और राजकुमार मुझसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। देखो पिताजी के पास बहुत से प्रस्ताव आ रहे हैं। देश भर से राजा राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम ही से विवाह करूंगी। तुम तो जानती हो कि तुम एक साधारण स्त्री हो, जबकि मैं एक जादूगर। तुम्हारे पिता हमारे विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो क्या हुआ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ जादूगरनी बन जाऊंगी और हम अपना जीवन खुशी से बिताएंगे। एक राजकुमार छुपकर राजकुमारी और जादूगर की बातें सुन रहा होता है। वो राजकुमारी के पिता के पास आता है। महाराज, जब आपको अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना है, तो फिर आपने दूसरे देशों में ये प्रस्ताव क्यों भेजा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपनी पुत्री फूलवंती का विवाह किसी योग्य राजकुमार से करना है। महाराज, जब आपकी बेटी किसी जादूगर से प्रेम करती है, तो फिर इस प्रकार आपको राजकुमारों का और दूसरे देश के राजाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत समझदार है। मेरी इतनी सुंदर बेटी किसी जादूगर के चंगुल में नहीं फंस सकती। इसके पीछे जरूर उस जादूगर का कोई स्वार्थ है। ये सच है महाराज कि राजकुमारी फूलवंती किसी जादूगर के प्रेम में पड़ चुकी हैं और अब वो जादूगरनी बन जाएंगी। मैं अपनी बेटी को जादूगरनी नहीं बनने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जादूगर को खत्म करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। मेरे पास एक योजना है महाराज, लेकिन अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी शर्त पूरी करेंगे, तो मैं आपकी बेटी को जादूगरनी बनने से बचा सकता हूँ। राजकुमार राजा को एक योजना बताता है। राजा ध्यान से राजकुमार की योजना सुनते हैं। वो राजकुमार की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम इस योजना पर अवश्य कार्य करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे मेरी बेटी फूलवंती को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप चिंता न करें महाराज, मैं राजकुमारी फूलवंती को उस जादूगर के चंगुल से मुक्त करा लूंगा। उसके बाद आप अपना वादा पूरा करेंगे। राजकुमार तलवार लेकर जाता है। वो देखता है कि राजकुमारी जादूगर के साथ नदी के किनारे पर बैठी हुई है। आज मैं इस जादूगर का अंत कर दूंगा। इसने तुम पर जादू कर दिया है। जब तक ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुम किसी राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। इतना कहकर राजकुमार अपनी तलवार से जादूगर का सिर काट देता है।
जादूगर वहीं पर गिर जाता है। वो घायल स्थिति में होता है। फूलवंती, हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। तुम इन राजकुमारों से बदला अवश्य लेना। किसी राजकुमार को जीवित मत छोड़ना। इतना कहकर जादूगर वहीं पर समाप्त हो जाता है। राजकुमारी फूलवंती रोने लगती है। जादूगर की ये दशा देखकर राजकुमारी को बहुत दुख होता है। चलो फूलवंती, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारा विवाह मुझसे करेंगे, और अब इस जादूगर को मारने दो। मेरे साथ चलो। दुष्ट राजकुमार, तुमने मुझसे मेरे प्रियतम को अलग किया है। मैं वादा करती हूँ, मैं 101 राजकुमारों की बलि दूंगी और अपने प्रियतम को फिर से जीवित करूंगी। राजकुमारी का ये रूप देखकर राजकुमार डर जाता है और वापस राजा के पास आ जाता है। उसे डर लगता है कि राजकुमारी अब जादूगरनी बन चुकी है। जादूगरनी से सीखी हुई विद्या के कारण राजकुमारी एक खतरनाक जादूगरनी बन जाती है। वो अपने राज्य में जाती है। बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक सुंदर राजकुमारी से जादूगरनी कैसे बन गई? मैं आपकी बेटी नहीं, आपने मेरे साथ छल किया, मेरे प्रेम को मुझसे छीन लिया। मैंने वादा किया है, मैं 101 राजकुमारों की बलि दूंगी और अपनी प्रिय जादूगर को फिर से जीवित करूंगी। आज से मैंने इसकी शुरुआत कर दी। जादूगरनी उस राजकुमार को मार देती है जिसने उसकी आंखों के सामने जादूगर का अंत किया है। पूरे नगर में राजकुमारी का जादू छा जाता है, सब और अंधेरा हो जाता है। राजा भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। राजा लाचार होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ना जाने कितने वर्षों से मैं राजकुमार को मोहित करके यहाँ पर ले आती हूँ और उनकी बलि देती हूँ ताकि मैं अपने जादूगर को जीवित कर सकूं। अपने प्रियतम को जीवित करने के लिए तुमने बहुत से निर्दोष लोगों के प्राण ले लिए। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हीरामन अपनी तलवार निकालता है और वो जादूगरनी का अंत कर देता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे क्या हो रहा है? जादूगरनी के खत्म होते ही चारों ओर रोशनी छा जाती है और सभी जादू से मुक्त हो जाते हैं। राजकुमार भी उठकर बैठ जाता है। मित्र, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे विश्वास था कि मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। मैं तुम जैसा मित्र पाकर धन्य हो गया, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और मेरी जान बचाई। इस प्रकार हीरामन राजकुमार तरुण को लेकर वापस महल आता है। राजा उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और हीरामन को राजकुमार का अंग रक्षक बना देते हैं।